हेलो स्टूडेंट्स। इस ट्यूटोरियल में आज के हम जानेंगे इंटरनेशनल स्टाफिंग के बारे में। जैसा कि अभी इससे पहले वाले ट्यूटोरियल में हमने बात की थी इंटरनेशनल एचआरएम के बारे में। तो इंटरनेशनल स्टाफिंग इज़ बेसिकली नाम से ही क्लियर है कि जहाँ स्टाफ आपको रिक्रूट करना है, तो स्टाफ किस तरीके से एमएनसीज रिक्रूट करेंगी, क्या क्या उसके पीछे पॉलिसी रहेंगी, उसके बारे में बात हो रही है। स्टाफिंग के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो द डिसीजन ऑफ इंटरनेशनल स्टाफिंग इन एमएनसी डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स. What those factors are: general staffing policy on key positions in HQ, and HQ means headquarter and subsidiary. जनरली जो कंपनीज़ हैं वो अपने हेडक्वार्टर में, सब्सिडरीज़ में किस तरीके से स्टाफ रिक्रूट करेंगी, क्या पॉलिसी उसके लिए रहेगी, कौन से पर्सनस कहाँ से आएंगे, किस देश से, और कहाँ पर उसको अपॉइंटमेंट दी जाएगी, ये एक जनरल कंसर्न का पार्ट है, ये एक डिसीजन मेकिंग का पार्ट है। फिर द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू अटैक द राइट कैंडिडेट, वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करेगा कि किस तरीके से वो विश्व में कहाँ से सही कैंडिडेट्स को सेलेक्ट कर पाते हैं, उसको कैसे ट्रेन करके अपने यहाँ पर स्टाफ पे नियुक्त कर पाते हैं, ये एक मुद्दा है। फिर दी कंस्ट्रेंट प्लेस बाय दी होस्ट गवर्नमेंट ऑन हायरिंग पॉलिसीज़। जनरली हर देश में चीज़ें इतनी आसान नहीं है, इट वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री ऑल्सो, कि आप किस तरीके से कंट्री जो होस्ट नेशंस हैं उनकी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं स्टाफिंग के लिए, हायरिंग के लिए, वो डिफ़र करती हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो लीगली उस फ्रेमवर्क को समझते हुए भी आपको स्टाफिंग करनी है, ये एक मुद्दा है। जनरली 4 अप्रोचेस रहती हैं इंटरनेशनल स्टाफिंग के लिए, जैसा कि हमने 4 मार्केटिंग ओरिएंटेशंस के समय भी डिस्कशन किया था: एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रिजियोसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक। आइए इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले एथनोसेंट्रिक। तो इथनोसेंट्रिक स्टाफिंग अप्रोच क्या कहती है, उसके लिए कुछ की पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर आप समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है इसमें टेक्निकल एक्सपर्टाइज। वो कंपनी जो इथनोसेंट्रिक स्टाफिंग पॉलिसी को फॉलो कर रही है वो अपने साथ टेक्निकल एक्सपर्टाइज लेकर आती है। क्यों लेकर आती है? बिकॉज वो इथनोसेंट्रिक अप्रोच है, और जैसा मैंने बताया भी था कि इथनोसेंट्रिक में कंपनी अपने कल्चर को फॉलो करती है आगे। तो जैसा कि कंपनी ने अपने यहाँ पे स्टाफिंग पॉलिसी रखी हुई होती है होम नेशन में, और अपने यहाँ के ही पीपल्स को वो आगे फॉरवर्ड करती है। अगर दूसरे देशों में वो जाके बिजनेस कर रही है तो वहाँ पर अपने ही लोगों को अपने देश से वहाँ भेजा जाएगा बिजनेस करने के लिए। तो एक खूबी तो यही मिलेगी, एक बेनिफिट कंपनी को ये मिलेगा कि वो टेक्नोलॉजी जो वो अपने देश से ला रही है उसके समझे हुए लोग उसको मिल पाएंगे, और सेम स्किल्स के साथ वो आगे बढ़ सकती है, स्पेशलाइजेशन के साथ वो आगे बढ़ सकती है। व्हेन दी फर्म मूव्स इन लेस डेवलप नेशन। जनरली ये फ़ायदा तभी है कि जब इथनोसेंट्रिक पॉलिसी तब भी इस्तेमाल करती है जो जब वो अपने से कम डेवलप देश में जा रही हो। और इसके पीछे रीज़न यही है क्योंकि वो डेवलप देश से आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो अंडर डेवलप्ड है या लेस डेवलप्ड है उसके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं होगी, उसके पास उतना स्पेशलाइजेशन नहीं होगा। तो इसलिए भी कंपनी को अपने यहाँ से वहाँ पर ले जाना होता है उस स्पेशलाइजेशन को या उस टेक्नोलॉजी को। टू मेंटेन अ यूनिफाइड कॉर्पोरेट कल्चर। देखिए, इथनोसेंट्रिक इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हम एक रूप कल्चर क्रिएट कर पाएँ। जनरली जो कंपनी चाहती है कि अगर वो यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है तो यूएस कल्चर ही मेजॉरिटी में लोग वहाँ पे फॉलो करें और उसी स्ट्रक्चर को समझें जिसके तहत वो बिजनेस कर रही है। जैसे एक एग्जांपल मैं दूंगा एमवे कंपनी का। तो एमवे कंपनी अपने यहाँ का जैसे मल्टी लेवल मार्केटिंग का जो कल्चर है वही इंडिया में यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में मल्टी लेवल बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी काफ़ी समय से एमवे कंपनी उसी को ही यहाँ पर चला रही है, उसी के द्वारा ही यहाँ पर बिजनेस कर रही है। फिर आ रही है बात फर्म ट्राइंग टू क्रिएट वैल्यू बाय ट्रांसफरिंग कोर कॉम्पिटेंसीज टू अ फॉरेन ऑपरेशन। इथनोसेंट्रिक में जनरली हम ये भी देखते हैं कि जो कोर कॉम्पिटेंसीज होती हैं कंपनी की, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो, चाहे मार्केटिंग में हो, चाहे प्रोडक्शन में हो, वो कहीं ना कहीं एक उसका एंड ट्रांसफ़र करती हैं या एक हिस्सा वहाँ पर दूसरे देश में लेकर जाती हैं ताकि वो कोर कॉम्पिटेंसीज मेंटेन कर सकें और अपने अपने जो फॉरेन ऑपरेशंस हैं उनको स्मूथली रन कर पाएँ। इट लिमिट्स एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अब थोड़ा सा अगर डीमेरिट देखें हम इथनोसेंट्रिक स्टाफिंग पॉलिसी की, तो क्या है कि यहाँ पर जो एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो बिज़नेस की ग्रोथ से रिलेटेड जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कम मिल पाती हैं कंपनी को, क्योंकि वो अपने ही कल्चर को सबसे ज़्यादा महत्व देती हैं, अपने ही लोगों को, अपने देश के लोगों को आगे फॉरवर्ड करती हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक रेस्ट्रिक्शन भी पोज करता है। फिर बात आ रही है एटलीस्ट टू कल्चरल मायोपिया। कल्चरल मायोपिया बेसिकली एक टर्म है जिसको हम कहते हैं कि जहाँ कंपनी दूसरे कल्चर को पढ़ने में नाकाम हो जाती है, दूसरे कल्चर को पढ़ने में फेलियर हो जाती है, क्योंकि उसका एक बात ये भी है कि कंपनी अपने ही कल्चर को बेस्ट समझती है तो वो दूसरे कल्चर को इग्नोर करने की आदत डाल लेती है कि वी आर दी बेस्ट एंड वी ऑलवेज कैरी अवर कल्चर टू दी होस्ट नेशन। दिस इज़ बेसिकली अ इथनोसेंट्रिक स्टाफिंग पॉलिसी।
फिर बात आती है पॉलीसेंट्रिक स्टाफिंग पॉलिसी। आइए इसके कुछ की पॉइंट जानते हैं। इट रिक्वायर्स होस्ट कंट्री नेशनल्स टू बी रिक्रूटेड टू मैनेज सब्सिडरीज। जनरली पॉलीसेंट्रिक अप्रोच में भी हमने देखा था, ये बात की थी कि जो होस्ट नेशंस हैं उनको स्टडी करती है कंपनी, और उन्हीं को स्टडी करने के बाद वहाँ पर वैसा ही प्रोडक्ट वहाँ पे डेवलप करके बेचती है। तो वैसा ही पॉलीसेंट्रिक स्टाफिंग पॉलिसी में है कि जहाँ पे कंपनी जाके बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है वो वहीं से ही स्टाफिंग कर लेती है, उसी देश के ही लोग वहाँ पर वो जनरली स्टाफिंग पॉलिसी में रखे जाते हैं। पेरेंट कंपनी नेशनल्स ऑक्यूपाई की पोजीशन एट कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स। कंपनी ये भी चाहती है कि जो उसका कल्चर है वो मेंटेन रहे और कंपनी की पकड़ उस मार्केट पे रहे, उसके लिए द की पोजीशन जनरली आर ऑक्यूपाइड विद द पीपल फ्रॉम द होम नेशंस। Firm likely to suffer from cultural myopia. As we have seen in the ethnocentric approach, where the company in majority have the cultural myopia kind of disease. In this polycentric approach, generally the company have less percentage to be come up or to get suffer from the cultural myopia, because they already come up with such kind of approach where they need to understand the host country's culture. This is less expensive because the company is managing their operations and getting the staffing policy from in the developing nation or from the host nation. Host country nationals have limited opportunities to gain an expertise. This is called as the demerit of the polycentric approach, where the host country nationals, because they are they manage the majority of the staff from the host nations, but the key positions are occupied with the home nations people. So if the host countries nationals are doing well, but certainly they will not get a chance to lead, or they may not be able to manage the entire undertaking, because they belong to the host nation. Then after that we have the geocentric and regiocentric kind of staffing policy, and we can discuss them in club. Like the first point is, it seeks the best people for key jobs regardless of the nationality. As we have already talked in the geocentric approach, that the company generally follow the global kind of policy, where whatever the best fit is there, the company generally follows it. Same in case of geocentric staffing policy, that what wherever or what the candidate will be, maybe it belong to the home nation or the host nation or any other nation where the companies is not doing the operation, that can be hired there. Best use of human resources. So as it is clear that the best use of human resources is possible in the geocentric approach or regiocentric approach, because the companies are generally the open minded, and they have come up with the philosophy that the best candidate will be appointed from anywhere in the world, and it will be placed in such a way that the things can be managed with the minimum cost and the output can be maximum. It builds a cadre of executive who feel at home working in a number of culture. Generally, the geocentric approach, the people are developed in such a way that they have no kind of hesitation in moving in any part of the world, and they are habitual of doing the meetings and managing the things globally. This policy is time consuming and expensive because it involves cost in transferring managers from country to country. It is quite obvious that in geocentric or in regiocentric, since the company has the multiple operations in different corners of the world and they manage the things in the entire globe, so generally the managers need to move from one nation to the another, and the cost which is incurred in the movement of these managers and the key people are to be bear by the company. Thank you.